नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अपनी सरकार पर सवाल, विपक्ष ने मचाया बवाल। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर अपनी ही पार्टी के अंदर से उठ रही आवाज से गिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं और सरकार की विफलता को लेकर जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाले हैं। और इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब ये बात किसी विपक्ष के नेता ने नहीं की है, बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है, जो इस बात का ये प्रमाण है कि धामी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और जनता से जुड़े मुद्दों पर असंवेदनशील हो चुकी है। कांग्रेस ने आगे कहा कि जब खुद सत्ताधारी दल के विधायक सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं तो ये साफ हो गया है कि प्रदेश का प्रशासन अब जनहित के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने निजी हितों से संचालित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि विधायक महंत दिलीप रावत द्वारा उठाए गए सभी सवालों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाकर सरकार को जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता हर चीज को देख रही है और समय आने पर इसका करारा जवाब देगी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। आपको बता दें, उत्तराखंड के लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। दरअसल मामला यूपीसीएल से जुड़ा हुआ है। विधायक दिलीप रावत ने यूपीसीएल में हो रही अनियमितता, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए शिकायत की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। बीजेपी विधायक का साफ आरोप है कि बीते दिनों उनकी विधानसभा क्षेत्र में एक विद्युत कर्मी की ऑन ड्यूटी करंट लगने से मौत हो गई थी। विधायक ने कहा कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यूपीसीएल में टेम्पररी एमडी, टेम्पररी डायरेक्टर बने हुए हैं और पैसा लेकर इनको पोस्टें बांटी गई हैं और मेरे डिवीजन में जेई और एसडीओ पता नहीं कहां से आ गए हैं, जिसके चलते प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। विधायक ने कहा कि सेवा विस्तार के नाम पर अधिकारी मेवा खा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। वहीं बीजेपी की ही विधायक द्वारा भ्रष्टाचार पर उठाए गए सवाल पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई ये जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। भाजपा के विधायक ने ऊर्जा निगम पर आरोप लगाए थे, लेकिन वो अपने बयानों से भले ही पलट गए हों, लेकिन सवाल ज्यों के त्यों हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है, होनहार अधिकारी हतोत्साहित हो रहे हैं और ऐसा कोई विभाग उत्तराखंड में नहीं जहां कमीशन चोरी का खेल न चल रहा हो। अब विधायक का पलटना अपनी जगह है, लेकिन जो सवाल है वो अपनी जगह है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तराखंड में चारों ओर अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार हावी है और चहेते अधिकारियों का बोलबाला है, जो मंत्रियों को कमा करके दे रहे हैं, जो सरकार के जो है मंसूबों के हिसाब से काम कर रहे हैं और आम आदमी परेशान है। देखिए, भ्रष्टाचार उत्तराखंड में चरम सीमा पे है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी है वो एक छोटा कर्मचारी से लेकर के और जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं हमारे माननीय धामी जी, वो भी भ्रष्टाचार के आंच से दूर नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के आंच से दूर नहीं होते तो जो महंत दिलीप रावत जी आरोप एक दिन में लगाते हैं और दूसरे दिन उनको खारिज करके पलटी मार देते हैं, तो उनका पलटी से ही स्पष्ट होता है कि वो एक नंबर के जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
और यही उनकी वजह है कि वो सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंशन करने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? और अधिकारियों का हर जगह अधिकारी अपना काम करता है। कई जगहों पे तो अधिकारी बड़े ईमानदार हैं, बड़ी काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं नेताओं के भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें जो है कहीं निलंबन का या किसी और प्रकार का उसमें झुलसना पड़ता है, इस प्रकार की उसमें उनको झुलसना पड़ता है, जो कि सरासर गलत है। वहीं पौड़ी जनपद के रिगडीखाल ब्लॉक में बिजली की लाइन पर कार्य करते समय संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मृत्यु को लेकर भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने यूपीसीएल पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस घटना में बड़ी तेजी से यू टर्न आ गया है। बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का दूसरा बयान सामने आया है, जिसमें वह मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई होने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि संबंधित उपखंड अधिकारी चंद्रमोहन, अवर अभियंता शुभम कुमार और अधिशासी अभियंता विनीत कुमार सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि घोर लापरवाही थी। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाए और अब मुख्यमंत्री ने कठोर कार्रवाई करते हुए संदेश दिया कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं अपनी और पीड़ित परिवार की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करता हूं। मेरे क्षेत्र में जो एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि विभाग की घोर लापरवाही थी, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कठोर कार्रवाई की है और ये संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपनी ओर से भी और पीड़ित परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। कि अगर विभाग की लापरवाही है और उसके लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाती है, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते एक विधायक की जिम्मेदारी की उस विषय को लेकर बात करें। और एक लाइनमैन की मौत हो रही है तो हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है। सरकार हमारी इसमें कोई दो राय नहीं है, हम उन चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन विभाग की लापरवाही को भी उजागर करेंगे और उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे ताकि उनका कामकाज का तरीका ठीक हो। सीएम धामी ने ये फैसला कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से लिया है। सीएम धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत कार्यों के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यस्थल पर सभी जरूरी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता हो, विशेष रूप से फायर या शार्प ऑब्जेक्शन जैसे जोखिमपूर्ण उपकरणों के उपयोग के समय संबंधित कर्मियों के पास हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट, इंसुलेटेड औजार जैसे सभी सुरक्षात्मक संसाधन मौजूद होने चाहिए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कमलेश रमन जी हैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शांति प्रसाद भट्ट केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल, रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे कमलेश रमन जी के साथ में। सरकार आखिर क्यों मेहरबान है, और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के अपने नुमाइंदे जो है वो ही सरकार को लेकर इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। मैडम, आज कोई विपक्षी आरोप नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि विपक्ष के नेता पर आप जाते हैं उससे पहले आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने आपको घेरना शुरू कर दिया है। नहीं गरिमा जी, देखिए क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी आवाज को उठाते भी हैं और हमेशा जनता उनको चुनती है इसी विश्वास के साथ कि अगर कोई दिक्कत या परेशानी जनमानस के साथ हो तो वो उस बात को मुखरता के साथ में उठा करके इंसाफ दिलाने का काम करे। तो मुझे लगता है कि अगर विधायक, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो अपनी बात को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये इस विभाग में ये लापरवाही हो रही है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है, और क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उन्होंने ये बात उठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो ये चीजें बताने का पूरा अधिकार है और पारदर्शिता से हमारे जो विधायक है या जो जनप्रतिनिधि होते हैं, कोई भी हो, अगर वो इस तरीके से सही तरीके से बात को रखेंगे और सरकार के सामने वो चीजें आएंगी तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ भी होगा, न्याय भी मिलेगा और जो गलत करने वाले लोग हैं उनको सजा भी मिलेगी, कानूनी प्रक्रिया से भी उनको गुजरना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी
संशय नहीं होना चाहिए किसी को भी कि किसी विधायक ने सरकार के खिलाफ कह दिया या वो कह दिया, क्योंकि जनप्रतिनिधि है। जब एक आम नागरिक सरकार से शिकायत कर सकता है तो जनप्रतिनिधि को तो चुना ही इसीलिए है कि उनके क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की कोई घटना घट जाए या कोई दिक्कत हो या नागरिकों को कोई परेशानी हो तो वो उनके बारे में सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सके। और ये बात अलग है कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, जमाना है, हर जगह हमारा सोशल मीडिया भी रहता है, मीडिया भी रहता है, तो उनके माध्यम से भी अगर कोई बात सामने आती है तो उसका संज्ञान लेना सरकार का कर्तव्य होता है। सरकार ने वो संज्ञान लिया और तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको बताने का काम हमारा आम नागरिक भी करता है, जनप्रतिनिधि भी करते हैं, तमाम हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं वो लोग भी करते हैं। तो इसमें सरकार की ये कार्यकुशलता है और एक अच्छी बात है कि उन्होंने संज्ञान लिया, सारी चीजों का निस्तारण करने का काम किया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा सरकार की होती है और सरकार को इसमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए और किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो किसी भी अधिकारी के उसमें। अगर कोई भी अधिकारी इस तरह की लापरवाही करता है या किसी कर्मचारी को, अपने से छोटे कर्मचारी को कहीं पर दिक्कत परेशानी होती है और उसमें लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो ये कार्रवाई हुई है तो ये सरकार की पारदर्शिता से काम करने की जो कार्यशैली वो दिखलाती है, स्पष्टता के साथ में लोगों के बीच में काम करना, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाना ये एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। और उस नाते हमारे अगर विधायक या कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उसको सरकार संज्ञान में लेना भी चाहिए और सरकार लेती भी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने तो शुरू से ही कहा है कि कोई भी शिकायत करता अगर आएगा, चाहे पोर्टल पे भी आपने देखा होगा, अगर पोर्टल पे भी कोई सीएम साहब के पोर्टल पर अगर कोई अपनी सुनवाई या जन शिकायत करता है तो उसका स्वयं संज्ञान लेने का काम सिंह धामी जी करते हैं और स्वयं फोन करके शिकायतकर्ता से पूछते हैं कि आपकी उस समस्या का निवारण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी से छोटी चीजों के ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं और स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। जन सुनवाई में इतनी शिकायतें आती हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम लोगों को फोन करके पूछते हैं कि आपने ये शिकायत दी थी, आपकी ये शिकायत थी, आपकी ये दूर हुई कि नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये जो कदम है बहुत अच्छा कदम है और आगे ये बदस्तूर ऐसे ही बना रहना चाहिए। किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई अगर करनी है या कोई गलत कर रहा है तो मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। जी ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट जी हैं। शीशपाल जी, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सरकार के ही नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि सरकार अखंड भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। उत्तराखंड का ऐसा कोई विभाग नहीं जहां सेटिंग गेटिंग का खेल न चल रहा हो और कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि पहली बार नहीं हो रही है सत्ता पक्ष की ओर से। पहले जो है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे तीरथ सिंह रावत जी, वो ऑन कैमरा कह चुके हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं उत्तराखंड में जिसमें 20% और 40% कमीशन के बिना काम हो रहा हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद हैं हरिद्वार के, वो लोकसभा में खनन का भ्रष्टाचार उठा चुके हैं। और स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार, गरिमा जी आपको याद होगा, आपके साथ कितनी डिबेटें हमने उस विषय पे की। स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार में आज तक बताइए किस भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई हुई हो। यहाँ तो जो है चाउमीन से करोड़ों की अकुत संपदा करने वाले विशेषज्ञ भाजपा में भरे पड़े हैं। अब दिलीप रावत जी ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने वही कहा जो सच है। ऊर्जा निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जिन अधिकारियों को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था उनको बार बार सेवा विस्तार दिया जा रहा है और हर विभाग में उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। इससे जो योग्य अधिकारी हैं उनका करियर भी चौपट हो रहा है, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो मोटी कमाई करने वाले अधिकारी हैं, जो मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के अधिकारियों के चहेते हैं, उन्हीं को सेवा विस्तार मिल रहा है। और इससे क्या है कि जो निचले स्तर के भ्रष्टाचारी हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर समय पे कार्रवाई नहीं होगी, एक जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री तक पहुंच गया अपनी बात को लेकर के, वहां से कार्रवाई नहीं हुई, उनको सार्वजनिक तौर पर बयान देना पड़ा जो भाजपा के विधायक है, तब जाकर के कार्रवाई हो रही है। जब विपक्ष ने इस पूरे मामले को लपक लिया तो अब उसके बाद भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि सरकार में भ्रष्टाचार है, सरकार लापरवाह है, सरकार जनता के हितों के प्रति जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, भाजपा के विधायक पहली बार नहीं कर रहे हैं,
नगर निगम के स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार में भाजपा के विधायक विनोद चौमोली ने, खजान दास ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। विनोद चौमोली जी ने तो यहां तक कहा है कि स्मार्ट सिटी की डीपीआर में छेड़छाड़ हुई, जो डीपीआर पहले बनी थी जो है उस पर काम ही नहीं हुआ है, और उसके बाद भी ये कहते हैं कि साहब विपक्ष का काम आरोप लगाने का है। अरे भाई, ये आपके विधायक हैं, आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उनका काम है जनता के मुद्दे उठाना। अरे सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनको सार्वजनिक मंच पर जो है बयानबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि ये सरकार प्रचंड बहुमत के नशे में है, ये अपने जनप्रतिनिधियों की बात को भी नहीं सुन रही है। तो विपक्ष के आरोपों की पुष्टि हो रही कि विपक्ष कह रहा है ये कुंभकर्णी निंद्रा में है, ये भ्रष्टाचार के अखंड दलदल में डूबे हैं। विपक्ष बार बार जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं हो नहीं रही है। आपके सामने जो है कृषि विभाग में भ्रष्टाचार एक उदाहरण के तौर पे है, जहां पर जो है माननीय हाईकोर्ट को अब नोटिस देना पड़ा। सीबीआई जांच पहले हॉर्टिकल्चर घोटाले में चल रही है, सहकारिता घोटाले में आज तक जांच किस ठंडे बस्ते में है वो किसी को पता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का घोटाला घपला हो, चाहे जो है आंगनवाड़ी विभाग में घपले घोटाले हो, किसी से छुपे हुए नहीं। इस भ्रष्टाचार में भ्रष्ट मंत्रियों की जो है बहार है, भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी कट रही है। जिन अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए था, उनको बार बार सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है? भाई ऐसी उनमें कौन सी योग्यता है? नए अधिकारी ऐसा कौन सा काम नहीं कर सकते हैं? उनको, वो भी अनुभवी लोग हैं, उनको अगर आप मौका देंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो और उत्साह से काम करेंगे। लेकिन सारा खेल सेटिंग गेटिंग का है, और वो बात जो है दिलीप रावत जी ने ऑन कैमरा कही, भले ही आज वो अपनी बात से पलट गए हो, मुख्यमंत्री जी की तारीफों के कसीदे कस जो है पढ़ रहे हो, लेकिन सच्चाई उनके मुंह से निकली है। और विपक्ष लगातार जो है इस बात को कह रहा था, तो हमारे बातों की पुष्टि हो रही है। इस बात से सरकार चाहे जितना पल्ला झाड़ने का प्रयास करे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को सत्ता का संरक्षण इस राज्य में है, तभी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आम आदमी अपनी फरियाद लेकर के जो है अधिकारियों के दरवाजे पे जाता है, जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे जाता है, जब उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है तभी जाकर के इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अपना विरोध दर्ज कराना पड़ता है। और आपको गरिमा जी पता होगा, जिस लाइन मैन की जो है मृत्यु हुई थी जो है विभागीय लापरवाही से, उसकी माता जी को भी जो है मुझे लगता है कि आज ऐसी अप्रिय घटना आई थी कि उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। वो जिंदगी और मौत से जो अस्पताल में जूझ रही है। तो इतनी बेशरम और लापरवाह सरकार है, अधिकारी इस तरीके से उदासीन है। अगर समय पे कार्रवाई होती तो उन माता जी की जान पर इस तरीके से आफत नहीं आती। तो ये जो है इस सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब दिलीप रावत जी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सत्ता के दबाव में भले ही वो मुख्यमंत्री जी की चालीसा आज पढ़ रहे हो, लेकिन जो सच्चाई उन्होंने कैमरे के सामने कही थी वो बिल्कुल सही है। और ये आम आदमी के मुंह से आप यहाँ पर सुन सकते हैं। आम जो विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी वो भी मानते हैं कि वो भ्रष्ट अधिकारियों के कारण जो है परेशान है, उनको वो माहौल ही नहीं मिल रहा है काम करने का जो उनको मिलना चाहिए, जो माहौल उनको मिलना चाहिए। अरे भाई, इन भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों बार बार आप सेवा विस्तार दे रहे हो? ठीक है शिषपाल जी, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। वहां पर योग्य अधिकारियों की भरमार है, लेकिन वही सेटिंग गेटिंग का खेल है। जो मोटी कमाई करके दे रहे हैं उनको बार बार सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ठीक है शिषपाल जी, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी है, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, आखिर क्यों सरकार को रह रहकर उनके अपने नेताओं की ओर से ही लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं? अमूमन हम कांग्रेस में ऐसी चर्चा करते हैं कि गुटबाजी अलग अलग खेमे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी वो चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, अभी जिस तरीके से दिलीप जी का बयान सामने आया, ये अपने आप में सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है सरकार को कम से कम इसका जवाब तो देना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष के हर एक सवाल पर वो ये कह देते हैं कि ये तो विरोधी मानसिकता के साथ में किया गया है। देखिए गरिमा, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हर वर्ष ऐसी घटनाएं होती हैं। इस पर मैं बड़े विस्तार से बात रखूंगा और पैनल में बैठे सभी लोग इससे सहमत भी होंगे। देखिए, धुमाकोट का ये उत्तराखंड का मूल निवासी अनिल नेगी जो रिखणीखाल में तैनात था, शटडाउन लेकर लाइन पे चढ़कर काम कर रहा था। किसके आदेश पर अधूरे काम में वो शट ऑन किया गया,
जिस कारण उसकी मृत्यु हुई। माँ को खबर पता चली, माँ ने जहर खाया, आज वो भी बड़ी और जो है स्थिति गंभीर है उनकी, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में स्थानीय विधायक दिलीप रावत जी ने सीधा सवाल खड़ा किया, और सवाल किस पे? सीधा मुख्यमंत्री पर, क्योंकि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि एमडी पैसे देके बन रहे हैं, डायरेक्टर पैसे देके बन रहे हैं। ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। आनन फानन में सरकार ने ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर दी जो छोटी मछली हैं। गरिमा, मैं थोड़ा सा कार्यप्रणाली पर आपको बता दूं, ये जो ठेकेदार के लाइनमैन हैं, इनकी कितनी दुर्दशा है। इनको 8-8 महीने, 9-9 महीने, 1.5 साल तनख्वाह नहीं मिलती। इतना ज़बरदस्त शोषण होता है। इनके लिए कई बार धरने प्रदर्शन मैं कर चुका हूँ, पौड़ी में कर चुका हूँ, यमकेश्वर में कर चुका हूँ, कोटद्वार में कर चुका हूँ। सरकार का डायरेक्टर जो बैठा होता है गढ़वाल क्षेत्र का, उसका कहना है भाई साहब मैं ठेकेदार को पैसा समय दे दिया जाता है, मगर ठेकेदार नहीं दे पा रहा तनख्वाह, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठेकेदार सीधा सरकार का हिस्सा होता है, हम उसको धमका भी नहीं सकते। ये वो मजदूर हैं, इनका जो पीएफ फंड जो है ईएसआई तक नहीं कटता। गरिमा, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है एक देश एक विधान एक संविधान, ये कितने निर्लज्ज पार्टी है। ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भी अवहेलना करती है, समान कार्य और समान वेतन। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि यदि कोई लाइन में काम कर रहा है तो जो लाइनमैन के वेतन बनते हैं वो उसको देना चाहिए। यानी कि लगभग एक जो ठेकेदार का कर्मचारी है वो 70 से 80 हजार रुपये का हकदार है सरकारी लाइन में काम करने का, मगर मिलता क्या है उन्हें? 4,000, 5,000। ऐसे में एक साल तक वेतन न मिलना कितना बड़ा शोषण भाजपा के शासनकाल में है। अब ये जिनको इन्होंने कार्रवाई करी है, मैं पूछना चाहता हूं, दिलीप भाई आज जो बोल रहे थे कि महान है मुख्यमंत्री, बहुत महान है, मैं दिलीप भाई से पूछना चाहता हूं, कभी आपने जानकारी ली कि इन मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही? कभी आपने जानकारी ली कि इनका शोषण समान कार्य समान वेतन न देने के कारण हो रहा है? इस पर कभी आपने सवाल उठाया? आप जो वाई ले रहे हो वो इसलिए ले रहे हो कि आपको ये डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पे कार्रवाई हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में गूंगी गुड़ियाओं की तरह काम करना पड़ता है, बोलने पे कार्रवाई होती है। इसीलिए आज वो मिमिया रहे हैं और टीवी चैनलों पे आके बोल रहे हैं कि धाकड़ दामी बहुत अच्छे हैं। अगर धाकड़ दामी अच्छे हैं तो फिर वो कौन है जिसने एमडी को पैसे दे के भर्ती किया? कौन है वो जिसने डायरेक्टर को पैसे लेकर जो है उसका सेवा विस्तार किया? बताए उनका नाम। और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा में कर्मचारियों का ईएसआई पीएफ नहीं काटा, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये एमडी को क्यों नहीं तुरंत बर्खास्त कर दिया गया? इसलिए कि एमडी के कार्यकाल के अंदर जो है इस तरीके से मजदूरों को बिना सेफ्टी के पोलों पे चढ़ाया जा रहा है। न हाथ में ग्लव्स है, न रबड़ की चप्पल है। ऐसे में सीधा तारों पे चढ़ाना ये सीधा सीधा हत्या कराने का काम नहीं है। कितने कर्मचारियों पर इन्होंने 302 के मुकदमे लगाए जिन्होंने इस लापरवाही को देखने के बाद निलंबन तो 3 दिन के बाद इनको बहाल कर दोगे, उसके बाद क्या होगा? कहने का मतलब है गरिमा, ये भाजपा के नारे और ग्राउंड की रियलिटी में इतना अंतर है। समान कार्य समान वेतन तो देने में इनको जो है दही जम जाती है मुंह में, और जब जनता सवाल करती है तब बोलते हैं एक देश एक विधान एक संविधान। आप सोचिए, एक पूरा परिवार उजड़ गया एक ठेकेदार की लापरवाही के कारण। माँ ने अपने बेटे की आंखों से जब मृत्यु के बारे में सुना तो नहीं देख पाई अपने बेटे की लाश, जहर खा लिया। ये स्थिति खाली एक ऊर्जा निगम की नहीं है। आप विभाग में जाकर देखिए, हर जगह ठेकेदारी प्रथा के तहत उत्तराखंड के मूल निवासियों का शोषण हो रहा है। उनको नौकरियां मिल नहीं रही हैं, ठेका प्रथा में तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं। इतना मानसिक दबाव उनके ऊपर होता है कि छोटी सी भी वो होती है तो कोई आत्महत्या कर ले रहा है और कोई अपने आप को जो है नौकरी छोड़कर अन्य जगहों पर जाने को मजबूर है। ऐसे में गरिमा, सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, सीधा उनके जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इसीलिए उत्तराखंड के अंदर ऊर्जा निगम के अंदर ये जो लापरवाहियां हो रही हैं और आम नागरिक मर रहा है। खाली एक विधायक नहीं, सांसद ने तो खनन माफिया का आरोप लगा दिया, विनोद चमोली ने तो स्मार्ट सिटी पर इन पर आरोप लगा दिया। क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए? कितने स्मार्ट सिटी के घोटाले बाद जेल गए? कितने जो है उत्तराखंड के अंदर जो खनन माफिया पूरे पहाड़ को चीर रहे हैं
उनके ऊपर कार्रवाई हुई। कार्रवाई कुछ नहीं होगी। ये आकंठ भ्रष्टाचार से डूबी हुई पार्टी है और व्यापारी मानसिकता की पार्टी है। जब तक इनके हाथ में सत्ता है, जितना लूट सकते हो लूटो और उत्तराखंड को कर्ज में डुबाओ। जो सरकार कभी भविष्य में दोबारा आएगी वो भुगतेगी उनके कार्य कारनामे, मगर ये देश को लूटने में नंबर 1 है। ये उसी की परिणति है कि हमारा एक नौजवान लड़का सुनहरे भविष्य को लेकर ऊर्जा निगम में काम कर रहा था, उसकी जान की पर आफत आ गई क्योंकि उसको सुरक्षा उपकरणों के बगैर पोल पे चढ़ाया गया। इस हत्या पर तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इनके ऊपर मुकदमा नहीं होता, आप बताइए, अगर ESI PF नहीं कट रहा तो क्या ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और यदि बिना उपकरणों के ऊपर अधिकारी चढ़ा है, वो कर्मचारी चढ़ा है, तो अधिकारियों को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? ठीक है, सरकार की ओर से बड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन सर, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे, उनके साथ भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। चर्चा को वापस से शुरू करते हैं। तन्मणि डोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है तन्मणि जी आपका। तो तन्मणि जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सियासत इस पूरे मुद्दे पर गरमाई है? मोहन दिलीप की ओर से अहम मुद्दे उठाए गए थे, मुझे लगता है ये विपक्ष को भी उठाने चाहिए थे, लेकिन गलीमत कहना खैर बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है उनके लिए तो आफत हो गई कि बीजेपी के अपने नेता की ओर से इस मुद्दे को उठा दिया गया। देखिए गरिमा, ये भ्रष्टाचार खाली दिलीप जी ने उठाया। एक युवा की उसमें मौत हो गई है, उसकी माँ बिस्तर पे है, वो जीवन और मृत्यु से जूझ रही है, तो वो तो बहुत दुखदायी घटना है, निंदनीय घटना है। और जो ये तो सीधे सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और उसके लिए जो भी उसके नियुक्ति अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब उन्होंने, वो ठीक कह रही है कि वो जनप्रतिनिधि वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने उसकी आवाज उठाई है, लेकिन वो आवाज देहरादून पहुँचते पहुँचते गायब भी हो गई है। ये भी बात उससे जुड़ी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि खास तौर से जो पहाड़ के हम लोग हैं वो दयालु किस्म के होते हैं और इस तरह उनका जो हृदय है वो बड़ा कोमल भी होता है, क्योंकि वो बड़े जोखिम में भी रहते हैं और इसलिए उस पीड़ा को वो समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड में ये भ्रष्टाचार जो है ये संस्थागत रूप ले चुका है और इस संस्थागत रूप लेने के कारण जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वो इतना कमजोर है कि उसको अपना ही डर लगता है इस भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाही से। क्यों? अब ये जो थैलीशाह है, जो बाजारवाद की जो संस्कृति है, जो बड़े बड़े लोग ये जो ब्रीफ केस लेके सचिवालयों में घुसते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और वहाँ अपना जो प्रोजेक्ट है, सारी चीजें वहाँ डिस्कस करते हैं, उससे राजनीतिक नेतृत्व भी बाहर रहता है और उसी का एक नतीजा है। इसके लिए एक सहमति भी होनी चाहिए। जो राजनीतिक प्रमुख विपक्षी दल हैं और सत्ताधारी दल हैं, कोई ऐसी समझ बनानी चाहिए कि हमारा उत्तराखंड का, हम तो गर्व से कहते थे कि दुनिया हमको ईमानदारी के रूप में जानती है और अब वो दुनिया हमको भारत सबसे भ्रष्ट राज्य के रूप में जान रही है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है और ये सबके, सत्ता की और विपक्ष की वो बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब लोगों के लिए, जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए भी ये शर्म की बात है और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। हम कहाँ से चले थे और कहाँ हमने इसको पहुंचा दिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, खाली इतनी बात नहीं है कि आपका लैंसडाउन के विधायक हों, आपके 6 बार के विधायक हों, बिशन सिंह चुफाल जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो किस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। विनोद चमोली भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आपके सांसद इसके आरोप लगा रहे हैं। आपका जो मंत्री है, जो सिंचाई मंत्री है सतपाल महाराज, वो खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है कि सूर्यधार डैम योजना में भ्रष्टाचार हो गया और वो उसके मंत्री भी हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। मतलब क्या है कि मंत्री भी कह रहा है कि सूर्यधार डैम योजना में भ्रष्टाचार हुआ है और गलत हुआ है, लेकिन वो मंत्री की भी नहीं सुनाई जा रही है।
और इसी में ये शासन के जांच में मैं बताऊं 100 करोड़ रुपए का सिंचाई में घोटाले हैं, नए निर्माण में बाढ़ सुरक्षा योजना में घोटाले हैं, और वो सिद्ध भी हो गया, शासन की जांच में सिद्ध हो गया, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है दोषियों के खिलाफ। तो वो पैसा भी खत्म हो गया। केंद्र पोषित योजनाएं हैं, तो भारत सरकार ने जो पैसा दिया है, वो नहर बनी नहीं है, नहर का वो क्लोज भी हो गया, योजना भी क्लोज हो गई है। ये पिछले विधानसभा सत्र में उसको उठाया गया था, नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाया और दूसरे लोगों ने भी, उसमें प्रीतम सिंह ने भी उठाया, रवि बहादुर ने उठाया, दूसरे और सांसदों ने, वो उमेश कुमार ने भी उस पर बात रखी थी। वो सब हो रहा है, लेकिन और मंत्री कोई जवाब उसका नहीं बना और आज तक कोई कार्रवाई उस पर हो नहीं रही है। ये आप देखिए, और ये कार्रवाई, इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं दबाव में ब्यूरोक्रेसी के हैं और उनसे वो काम नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। ब्यूरोक्रेसी के प्रेशर को लेकर तो हर बार बात होती रही है, लेकिन अभी फिलहाल बात यह है ना कि देखिए, सरकार से ऊपर कोई नहीं होता। अगर सरकार चाहे तो विभागों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, लौटते हैं सर आपके पास में। शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका, अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। शिव प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में हालात ऐसे हो गए, भ्रष्टाचार इस चरम पर हो गया कि अब सत्ता पक्ष के अपने नेता भी सरकार से सवाल पूछने लग गए हैं, तब बड़ी विकट स्थिति सरकार के लिए हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत मतलब 1-2 साल में ही अगर आप लें तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी घोटाले को लेकर के राजपुर रोड के विधायक जो तत्कालीन मेयर हैं सुनील दुनियाल गामा, राजपुर रोड के विधायक खजानदास जी और धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली जी, इन तीनों ने स्मार्ट सिटी पर घोटालों को लेकर आरोप लगाए थे, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कोई परिणाम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी को फिर एक्सटेंशन मिला, ठेकेदार वही रहे, काम वही हो रहा है, कोई जांच नहीं हुई। पिछले लंबे समय से, कई सालों से, लगभग 7-8 साल सरकार को बने हुए हो गए हैं, बीजेपी पार्ट 2 यहाँ पर चल रही है लगातार, लेकिन बीजेपी के प्रथम कार्यकाल से ही ऐसी दर्जनों फाइलें हैं जो विजिलेंस ने अनुमति मांगी है कि इन पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन अभी तक भी उन पर मुकदमा चलाया नहीं गया है, कोई मंजूरी नहीं दी गई विजिलेंस को। जिस तरीके से सीबीआई केंद्र सरकार के पिंजरे का तोता कहलाई जाती है, आज की डेट में यहाँ पर भी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर यहाँ की जो स्टेट विजिलेंस है उसको भी प्रदेश सरकार का तोता कहलाया जाने लगेगा। फिर क्या अंतर रह जाएगा जीरो टॉलरेंस की सरकार में? और ये बात अलग है कि मतलब कि भाई कांग्रेस को जनता ने नकारा इसलिए बीजेपी आई क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार थे, लेकिन शुरुआत में पहली सरकार जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, अगर वही एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार की अगर नींव रखती तो मुझे लगता था काफी सुधार इसमें हो सकता था। लेकिन आज की डेट में उसका परिणाम क्या है कि दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कभी भाजपा सरकार में रहती है, कभी कांग्रेस रहती है, 2 बार कांग्रेस रह चुकी है सरकारों में। क्या क्या नहीं इन्होंने नींव रखी, कितने 56 घोटालों के आरोप इन्होंने, इस पे 400 घोटालों के आरोप लगाए थे कांग्रेस पे, 56 घोटालों के इन्होंने भाजपा पे लगाए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? दोनों की सरकारें जब भी आती हैं ये केवल मित्र विपक्ष हैं आपस में, एक दूसरे की बी टीम नहीं है, मतलब ये एक दूसरे की बी टीम नहीं, ये टीम ही एक है। ये अपने मामले में जब इनकी अपनी सरकार होती है तो ये राज करते हैं, विपक्ष मित्र विपक्ष हो जाता है, या फिर विपक्ष जो है मित्र विपक्ष हो जाता है, जो सबसे बड़ा विपक्ष है, चाहे भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, किसी एक को मैं पॉइंट लाइक नहीं करता हूँ। लेकिन जब तक इस तरीके की जो दिल्ली वाले दलों की सरकारें, जब तक इनको खारिज नहीं किया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राज्य के यहाँ पर अच्छे दिन आएंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों में जहां पर भी क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर बेहतरीन स्थिति में है, जनता के प्रति वहां की सरकारें ज्यादा जवाबदेह और ज्यादा प्रभावशाली है, वहां पर सिस्टम कुछ ज्यादा बेहतर है। तो जब तक उत्तराखंड में भी इस तरीके से चीजें नहीं होंगी तब तक हमारा जो उत्तराखंड है ये दिल्ली वाले दलों का ऐसे ही उपनिवेश बन के रह जाएगा जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश भारत हुआ करता था। आज हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ से पूरा माल दिल्ली सप्लाई हो रहा है, कच्चा माल, रोजगार, जो कुछ है, पानी, जवानी, सब दिल्ली सप्लाई हो रहा है, खनिज से लेके, नदियों से लेके, जंगल से लेके, सब दिल्ली वालों के इंसान। तो जब तक यहाँ की उत्तराखंड के राज्य की सरकार अपनी सरकार नहीं बनी, जब तक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकारों को जनता ने खारिज नहीं किया, तब तक कभी भाजपा आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, लेकिन इन दोनों सरकारों का, पार्टियों का चरित्र एक जैसा है, इनका डीएनए एक। तो जब डीएनए एक है तो ये अलग अलग हो कैसे सकते हैं?
लिहाजा जनता को भी ये समझना पड़ेगा। मैंने आपको 3 विधायक बीजेपी के बताए स्मार्ट सिटी में। मुन्ना सिंह चौहान मतलब जिसके जहाँ पे फाइल रुकती है वो वहीं पे सरकार अपनी सरकार पे हमलावर होने से देर नहीं लगाता। मुन्ना सिंह चौहान ने भी खनन को लेकर के अपने क्षेत्र में आरोप लगाए थे। बिशन सिंह चुफाल जी कई बार अपने क्षेत्र में आरोप लगाए चुके हैं। जो दिलीप रावत महंत जी हैं उन पे आप सेंट्रलाइज आपने जो है थीम पे आज का टॉपिक ही रखा हुआ है। आप एक विधायक बताइए जो आरोप नहीं लगा, तो अपने आप में फिर चीजें सही कहाँ हैं? तो इन चीजों को जनता को भी देखना पड़ेगा। और ये कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसे ही था। कांग्रेस के टाइम पे जितना भ्रष्टाचार था उसको खुलेआम आरोप लगाते हैं एक दूसरे पे। रंजीत रावत जी हरीश रावत जी पे लगाते हैं, हरीश रावत रंजीत रावत पे लगाते हैं। खुद विजय बहुगुणा जी पे जो आरोप थे वो जो आज भाजपा में हैं, खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में लोकसभा के चुनाव प्रचार में कहा था कि ऐसा ये राज्य है कि जहाँ जो है स्कूटर भी जो है इस तरीके से तेल पीता और वो उन्हीं के पीछे बैठे हुए थे। कार्यवाही कुछ नहीं होती, केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे कश्मीर फाइल की तरह दिखाए जाते हैं, फिर वो फाइल बंद कर दी जाती है, कार्यवाही नहीं। हमारे वॉशिंग मशीन में आ जाओ, धुल के साफ सुथ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में यही चल रहा है, गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह तो यहाँ सरकारें चल रही है। मतलब समझ में नहीं आता है कि ये जनता के द्वारा चुनी सरकार है या कोई गैंग है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की। 20 सालों में हम यही देखते हैं, हर कोई जिससे सेटिंग नहीं हो रही हो उसको निपटाने पे लगा हुआ। ठीक है, कमलेश जी से जवाब लेते हैं। हाँ जी, कमलेश जी से जवाब लेते हैं। कमलेश जी, आपने सबकी बातों को सुन लिया होगा, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए हमारे सारे पैनलिस्ट बैठे हैं और सबका नजरिया अपना अपना है। कोई किसी नजरिए से देखता है, कोई देखता है कि जनप्रतिनिधि ही सवाल उठा रहे हैं, कोई देखता है कि सरकार को घेरने पे लग रहे हैं। लेकिन हमारा नजरिया और जनता का नजरिया दूसरा है। जब सरकार पारदर्शिता से काम करती है, एक जनप्रतिनिधि को आजादी है ये कहने की कि उनके क्षेत्र में अगर कोई घटना घटी है तो वो उसको कह सकते हैं, शिकायत के रूप में भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी कह सकते हैं, मीडिया के सामने भी कह सकते हैं। इतनी पारदर्शिता तो सरकार को रखनी चाहिए जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार रख रही है। अभी सब लोग आरोप लगा रहे थे, अभी हमारे सेमवाल भाई कह रहे थे कि क्षेत्रीय दल आना चाहिए। भाई क्षेत्रीय दल आया था ना 2002 में, लाए थे ना 4 सीटें, आप संभाल नहीं पाए, क्षेत्रीय दल आगे बढ़ नहीं पाया, तो इसमें किसकी कमियां हैं? इसमें किसी और की कमियां नहीं है। अपनी कमियों को थोड़ा सा पहले हमें देखना चाहिए। और सरकार हमेशा ये बेहतर से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस देने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बैठ करके सिर्फ यही कहें कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार कहीं पर हो रहा है तो आप पूरे स्वतंत्र हैं हर चीज को करने पे, कोर्ट जाने पे, कानून की प्रक्रिया को करने में। लेकिन आप सिर्फ आरोप लगाएंगे और बयानबाजी करेंगे और बैठ करके ये कहेंगे कि सरकार आखंड तक जो है केवल भ्रष्टाचार में डूबी है। भाई हमारी विजिलेंस काम कर रही है, विजिलेंस अगर काम नहीं करती तो जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो जिनके ऊपर धरपकड़ हो रही है, क्या वो हवा में चल रही है? ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जनता के बीच में जिस तरीके से सरकार ने अपने आप को स्थापित करने का काम किया है, जिस तरीके से जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल में डालने का काम किया है, जिस तरीके से गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है, तो आज अगर सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, उस पर भी आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि अगर अपने मुख्यमंत्री जी के सामने कोई बात रख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो और चाहे वो मीडिया के जरिए हो या अपने व्यक्तिगत संबंध से, अगर विधायक कह रहा है तो भी आपको परेशानी है, वो नहीं बोलता तब भी आपको परेशानी होती। आज मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कर दी तो भी परेशानी हो रही है, नहीं करते तो भी परेशानी होती। अरे भाई कहीं तो हम स्टैंड रहेंगे, कहीं तो कम से कम राजनीतिक दल ये कहे कि हाँ यहाँ पर आज सरकार ने ये एक बेहतर निर्णय लिया है, या हर बार आप यही कहेंगे? अभी हमारे भाई चिसपाल जी कह रहे थे कि विस्तार की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, भाई ये परंपरा कांग्रेस के समय से चल रही है और हमने पूरी कोशिश करी है कि अब हम नई परंपरा को बनाए, ना कि पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को चलाने का काम करें। तो जो विस्तार चलते आ रहे हैं उन विस्तारों को धीरे धीरे खत्म भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि सरकार को क्या लालच है, क्या स्वार्थ है कि जो विस्तार दे रहे, तो भाई आपको क्या लालच था जो आप समाज कल्याण में विस्तार दे देते हैं? आपको क्या लालच था आप पीडब्ल्यूडी में विस्तार दे देते हैं? आपको क्या लालच था कि आप एमडीडीए में विस्तार दे देते हैं? तमाम विभागों में आप विस्तार देने का काम करते हैं। तो सरकारें अधिकारियों से काम लेना जानती है, काम करवाना जानती है और अधिकारियों को भी पता होता है। और ये विस्तार कोई लाइफ टाइम के लिए तो होता नहीं है, साल भर के लिए या ज्यादा से ज्यादा हद तक 2 साल के लिए। लेकिन हम इस परंपरा के में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते। हम जो नई नियुक्तियां, हमारे जो नए अधिकारी हैं उनसे हम काम लेना चाह रहे हैं और इसीलिए हम नए अधिकारियों को जो है अपॉइंट भी कर रहे हैं, उनको लगाने का काम कर रहे हैं, ट्रांसफर की जो हमारी प्रक्रिया है उसको करने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो सरकार है हमारी, वो भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रही है, लेकिन विपक्ष है, विपक्ष को राजनीति करनी है,
जनता के बीच में अपने आप को स्टैंड रखना है। चाहे यूकेडी की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, या हमारे जो सामाजिक दल है, मैं उनकी अगर बात करूं, तो सबको अपनी अपनी बात जनता के सामने रखनी है। जिंदा भी तो रखना है ना उन्होंने, तो वो नेगेटिव बोलेंगे तभी जिंदा रह पाएंगे। पॉजिटिव कांग्रेस सरकार के पक्ष में आकर के रहेंगे तो शायद उनको वो फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए नेगेटिव बोलना जो है विपक्ष को अपना ज्यादा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि अगर हम नेगेटिव बोले तो शायद हम जनता के हितैषी हो सकते हैं। चाहे मलिन बस्तियों की बात करूं, चाहे तमाम चीजों की बात करूं, चाहे भ्रष्टाचार की बात करूं, इन सारी चीजों को लेकर के सरकार के ऊपर जिस तरीके से विपक्ष सोच रहा है कि हम आरोप पे आरोप लगाते रहे और आगे बढ़ते रहे, तो शायद जनता आज की जान चुकी है। और जनता ये भी देख रही है कि प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी के खिलाफ जिस तरीके से मुखर होकर के पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि पहली बार हुआ होगा ये। गरिमा जी, आपने देखा होगा कि लगातार कौन सरकार चाहेगी भाई कि हमारी सरकार में हम जेल में डाले लोगों को, बदनाम होने का डर है, हमें ये दहशत सताएगी कि दूसरे अधिकारी हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छी प्रक्रिया के साथ हमारे संसाधन चलेंगे कि नहीं चलेंगे। लेकिन सरकार इस डर से इतर होकर के, अलग होकर के, इस भय से अलग होकर के लोगों को, जो अधिकारी है, भ्रष्टाचारी है, कर्मचारी है, चाहे कोई भी हो, उसमें मुझे लगता है कि सबको जेल में डालने का काम कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा जो गलत काम करेगा। उसके बावजूद भी आप सरकार पे अगर आरोप लगाएंगे तो फिर तो भगवान मालिक है भाई, फिर काम करेगा कौन? अगर आप सबको यही कहेंगे कि यहाँ भी भ्रष्टाचार, वहां भी भ्रष्टाचार। अभी कांग्रेस के भाई ने कहा कि 30-40% जो है पैसा लिया जाता है, रिश्वत खाई जाती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस में ये सब चीजें चली होंगी तभी आपको पता है। आप कौन सी ऐसी फाइल लेकर के गए सरकार के पास की जो आपसे डिमांड करी कि 40% हमें दो, तब हम आपकी फाइल को आगे चलाएंगे? तो आरोप लगाना और प्रैक्टिकल होना, दोनों बातों में अंतर है गरिमा जी। आरोप आप कुछ भी लगा दो टीवी चैनल पर बैठ करके, आरोप आप कुछ भी लगा दो सोशल मीडिया पे बैठ करके, लेकिन प्रैक्टिकल सरकार चलाना, क्योंकि कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है, वो भी भली भांति जानते हैं कि अधिकारियों से काम लेना, कर्मचारियों से काम लेना, इन सारी चीजों को। हाँ, जो इस तरह की अभी जो घटना घटी है, इसका वाकई मैं दुख भी मानती हूँ और ये घटना ऐसी नहीं घटनी चाहिए। जो कर्मचारी बिना सेफ्टी के कर्मचारियों को कहीं भी काम पे लगाने का काम करते हैं, उनसे कार्य करवाने का काम करते हैं, ये गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार बखूबी उस कार्रवाई को करने का काम कर रही है। उसके बावजूद भी अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो ये हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि ये फिर आपके अपने नेता आवाज क्यों उठा रहे हैं? आपके अपने पार्टी के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो यूं ही तो नहीं बोल रहे, वो तो विपक्षी भी नहीं है जिनकी मंशा गलत हो, जिनकी विरोधी भावना हो, वो तो आपकी अपनी पार्टी के समर्थक, आपकी अपनी पार्टी के नेता हैं। हाँ गरिमा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे विधायक हैं और वो कह रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा बनी रही है ना कि कोई भी सरकार आए तो विधायक कुछ नहीं बोल सकता, चाहे गलत होता रहे, चाहे भ्रष्टाचार होता रहे। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है, उनकी सरकार में अगर किसी विभाग में कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत कर्मचारी कर रहा है या अधिकारी कर रहा है, तो हमारा जनप्रतिनिधि खुल के बोल रहा है और बता रहा है सरकार को, और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। मैंने कहा ना कि चश्मे सबके अलग अलग है देखने के। कोई पारदर्शिता के साथ में अपनी बात को रख करके मुखरता के साथ में उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि जी लो जी, विधायक ने खुद ही आरोप लगा दिया सरकार के ऊपर। आप पॉजिटिव क्यों नहीं देख रहे हैं कि एक विधायक जनप्रतिनिधि अपनी बात को रख रहा है और उस बात के एवज में उस विभाग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? तो ये तो अच्छी बात है। हम भ्रष्टाचार को दबा नहीं रहे, हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी विभाग में गलत होगा तो हमारा प्रतिनिधि भी बोलेगा, एक आम नागरिक भी बोलेगा, एक राजनीतिक दल भी बोलेगा, विपक्ष भी बोलेगा, तमाम लोग बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं और बोलने का सबको अधिकार है। पर राजनीतिक रोटियां सेकना जो विपक्ष का काम बन गया, जो लोगों का काम बन गया, केवल आरोप लगाओ और राजनीतिक रोटियां सेको, इससे सत्ता हासिल नहीं होगी। 2027 में अगर ये गलतफहमी में है तो ऐसा नहीं, कुछ अच्छा करो, बढ़िया करो और कुछ करके दिखाओ जनता को। लोगों के बीच में लेकिन 27 की बात तो कहीं 27 का कोई जिक्र ही नहीं है मैडम। यहाँ विपक्षी, मैंने कहा ना, आप बार बार विपक्ष पे आ रही हैं। विपक्ष की तो भूमिका ही नहीं है। आज तो विपक्ष ने कोई आरोप भी नहीं लगाया जिस पर हम चर्चा कर रहे हो। आज तो आपके अपनी पार्टी के नेताओं के, अब इनको क्या इनका कारण हो सकता है? 27 में कोई इनकी चाहत थोड़ी है। ये तो आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, आप ही के साथ हैं, ये बड़ी बात है ना। इसका जवाब था। ठीक है, शीशपाल जी से आप जवाब लेते हैं। शीशपाल जी कुछ कह रहे हैं। मैम हो गया, अभी और मेहमान भी हैं। शीशपाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनको वो फाइल बतानी चाहिए जिसमें 20% और 40% कमीशन की डिमांड की गई हो। मैं इनको बता दूं, बहुत आसान है। अरे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने ऑन कैमरा कहा
कि 20% और 40% कमीशन के बिना किसी विभाग में काम नहीं हो रहा। आप उनसे पूछे ना कौन सी फाइल उनकी अटकी हुई थी। मुन्ना सिंह चौहान जी खनन के भ्रष्टाचार को उठा रहे थे, आपको उनसे पूछना चाहिए था कि कौन सी फाइल उनकी अटकी हुई थी। तमाम विधायक हैं आपके जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दिलीप रावत जी ने कहा कि सब जो है पैसे का खेल है, इसीलिए जो है सेवा विस्तार दिया जा रहा है। और इन्होंने कहा कांग्रेस के जमाने में सेवा विस्तार दिया जाता था। हाँ, दिया जाता था, तब दिया जाता था जब सेकंड में कोई अधिकारी उस योग्य ना हो, मजबूरी में दिया जाता था। लेकिन आपने तो एक परंपरा बना दी सेवा विस्तार की भ्रष्ट अधिकारियों को देने की। और इतनी जीरो टॉलरेंस की सरकार है इनकी कि अभी आपने देखा गरिमा जी, आपने डिबेट भी की कि ठेके का टेंडर नहीं होता है, ठेकेदार पहले ही काम शुरू कर देता है। ऐसी कौन सी मेहरबानी है, ऐसा ठेकेदार को कौन सा मंत्र आप कान में फूंकते हैं कि भाई टेंडर निकलता रहेगा तुम काम शुरू कर दो। तो इस प्रकार का जीरो टॉलरेंस इस राज्य में भाजपा सरकार का चल रहा है। उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच चल रही है। माननीय हाईकोर्ट को जो है उद्यान घोटाले में अब नोटिस जारी करने पड़े। मंत्री को जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब जवाब 23 तारीख को देना है। ये इनकी जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये गरिमा जी एक सेकंड दे दीजिएगा बस। हाँ, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपको जनता ने क्यों चुना? अगर कांग्रेस की सरकार में गड़बड़ियां थी तभी तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है। लेकिन आप अगर कांग्रेस के ही नक्शे कदमों पे चलेंगे फिर पार्टी विल डिफरेंस की बातें क्यों करते हो आप लोग? क्यों अलग से ये भी अच्छी बात है कि आप खुद ये बातें कह रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि आप ये खुद बातें कह रहे हैं। वैसे मुझे लगता है ये मेरे हिस्से की बातचीत थी। जितने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई, जितने भी मामले संज्ञान में आए, वो ये कमलेश जी अभी बीच में, कमलेश जी मैं आऊंगी आपके पास, कमलेश जी मैं आऊंगी, लेकिन आखिर में अभी प्लीज अभी नहीं। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद जी, आज कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर रही कि हम मान लेते हैं हमने काम नहीं किया, लेकिन अगर अब आप पर विश्वास जनता कर रही तो आप तो कम से कम जनता के विश्वास को बरकरार रखिए। ये ब्यूरोक्रेसी वाली जो बात सामने आ रही कि ये ठीक है, कई बार होता है उत्तराखंड में, हमने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार से ऊपर होने लग जाती है। विभागों में इतना सरकार का हस्तक्षेप नहीं रह जाता कि वो कुछ कर सके। अरे शीशपाल जी लौटेंगे, आप शांत हो जाइए। शीशपाल जी और कमलेश जी प्लीज मैम, प्लीज मैम शांत रहिए। शांति प्रसाद जी आप बोलिए। देखिए गरिमा, ऊर्जा निगम का ठेकेदार का कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो गई लापरवाही के कारण, भाजपा बोल रही है ना कि हमारी कार्यप्रणाली सही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एफआईआर दर्ज हुई रिखनिखाल में? पुलिस के हाथ में अगर जांच आ गई 2 मिनट में दोषी पता चल जाएगा। 302 का मुकदमा लगा हुआ नहीं। हरिद्वार के अंदर जमीन घोटाला हो गया, एफआईआर दर्ज हुई नहीं। विजिलेंस जांच, विजिलेंस किसके अंडर में? मुख्यमंत्री जी बता दीजिए पिछली विजिलेंस जांचों में क्या हुआ? कहने का मतलब है ये कैसे आंखों में धूल झोंकते हैं। ये इसकी मैंने 2 उदाहरण आपको बताए। एक जगह पर लापरवाही के कारण कर्मचारी की जो है मृत्यु हो गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एसडीओ को, जेई को और एक्शन को यदि तुमने सस्पेंड कर दिया, ये बताएं क्या लगाया आपने उनके खिलाफ? खाली ये सस्पेंड कर देना, 15 दिन बाद जो है उसको दोबारा बहाल कर देना। ये आंख में धूल झोंकना बंद करें। आपके अंदरूनी झगड़े इतने हैं कि आपके विधायक सड़क पर आकर कह रहे हैं कि सेवा विस्तार जो है पैसे लेके हो रहा है। कितने शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। मगर क्या करें, सब बेशर्माई में आ गए, अपने ही विधायक को गरिया गए। सुबह बेचारा कह रहा है कि नहीं नहीं धाकड़ है वो तो। ये जो भ्रष्टाचार है गरिमा, इस राज्य के लिए एक ऐसा कोड बन गया, जो खुजाए वही परेशान हो जाए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि एक परिवार उजड़ गया और भाजपा इस पर जो है कार्रवाई की जगह पर जो है केवल लीपापोती कर रही है। ये स्वीकार्य नहीं है। हमने सोचा था कि भाजपा जो है शासन का काम करेगी, मगर आज भ्रष्टाचार में डूबी, लूट की बंदरबांट में, आपस में फूट यदि किसी पार्टी में देखनी है तो भाजपा में देखिए। सांसद से लेकर विधायक, मंत्री से लेकर संतरी, सभी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि खालिया खालिया, और ये अपने आप को बहुत महान पार्टी कह रहे हैं। ठीक है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का नहीं हो सकता। ठीक है, जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, वही हाल अब बीजेपी का भी होता जा रहा है जो अब तक कांग्रेस का था। आपसी कलह है और गुटबाजियां शुरू हो गई और अब सामने भी आती। बस ये है कि बीजेपी बहुत जल्दी उसे कंट्रोल कर लेती है, लेकिन
जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चीज़ें आ जाती हैं तो शायद फिर उन्हें आप कितना भी ढकिए वो संभव नहीं हो पाता। देखिए गरिमा जी, मैं दो बात कहनी है सिर्फ। एक तो दलीप सिंह रावत ने जो शुरू में जो बात कही है, सही बात वही है जो उनका है। बाद में उनको संगठन के अरे उस पर दबाव देके उनको पलटी मार गए हैं, वो अलग बात है, वो उनके संगठन का मामला है। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में बात आ गई है वो अपने आप में सही बात है, और उन्होंने सही रूप में उस पर हमला किया कि आप ये मलाई जो बांट रहे हैं उसको पद मिल रहा है, वो एमडी के खिलाफ तो कब से वो चल रहे हैं। वो क्या बॉबी हुआ या दूसरे यूकेडी वाले हुए, बहुत सारे लोग वो सवाल उठाते रहे, किसी ने नहीं सुना उस पर सवाल। ये बात ये है कि एक युवा की मृत्यु हो गई है, ये क्यों हुई, क्यों संविदा पे है? आप विभागों का गला घोट रहे हैं, यही तो, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि आप भर्ती नहीं कर रहे हैं निगमों में, ना आप पावर कारपोरेशन में कर रहे हैं, ना आप रोडवेज में कर रहे हैं, ना आप नगर निगमों में कर रहे हैं, ना आप जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटियां उनमें कर रहे हैं। सब आउटसोर्स से आ रहे हैं, और आउटसोर्स का मतलब है आउटसोर्स से ये पहले से लगे हुए हैं चिंतामणि जी, ये पहले के लोग लगे हुए हैं भाई जी, क्या ये पहले से लगे हुए हैं, ये पहले से लगे हुए हैं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके देखिए, एक एक करके जल्दी से क्लोजिंग टाइम प्लीज आप लोग एक साथ में बोलिए। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, राजीव गांधी जी ने कहा था ना, मैं 1 रुपया भेजता हूँ, भ्रष्टाचार तो राजीव गांधी जी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। राजीव अब उसका क्या हो रहा है? सुधार किए, लेकिन आप कमलेश जी आप क्या, कमलेश जी ये क्या आप कहां पर जा रही हैं? उस बयान को कोट करने की कोई जरूरत नहीं है अभी उस बयान को कोट करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए उम्मीद यही है कि जो विपक्ष ने आवाज उठाई और आपकी अपनी पार्टी के नेताओं की ओर से आवाज उठाई गई है उसको सरकार समझेगी, और कम से कम कर्मचारियों की सुरक्षा का भी ध्यान सरकार जिसकी जिम्मेदारी लेती है वो जरूर सुनिश्चित करेगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार एक तरफ विपक्षी तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खुद अब सरकार के अपने विधायकों की ओर से, अपने नेताओं की ओर से भी सवाल उठने लगे हैं, जो सरकार के लिए एक मुश्किल वक्त लेकर आए हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।